लेट्स टेक अ क्विक रिकैप कि हमने अभी तक कितना करा था. वी हैड डन द डेफिनेशन. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट कौन करता है, वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल. नाउ द फर्स्ट टू क्वेश्चंस इन दिस. अब दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट. इससे हम एक पूरी डेमोक्रेसी जो हर वर्ल्ड में है उसको डिफाइन नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज देर आर मेनी लूप होल्स इन इस. Like, who are the rulers in this definition? Which officials must be elected for any form of government to be called a democracy? Which decisions must be taken by non-elected officials in a democracy? अब ये काफ़ी these are nice questions कि because यही लूप होल्स का फ़ायदा किसने उठाया था? फ़ायदा उठाया था पाकिस्तान ने, द पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ. नाउ अब हमने करा था कि उसने अपने आप को डिक्लेयर करा था वहाँ का प्रेसिडेंट, फिर एक रिफंडम भी दे दिया था कि वो जिससे उसकी एक्सटेंशन बढ़ जाए. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक फंक्शन? क्या कौन से इलेक्शन ऐसे होते हैं जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बुलाए जा सकें, और कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? हमने करा था ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में. उसमें वी स्टडीड चाइना का एग्जाम्पल, देन मेक्सिको का एग्जाम्पल. सो ये काफ़ी दीज आर वेरी नाइस एग्जाम्पल्स. वाई? बिकॉज इसमें हमें पता चलता है कि अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो क्या वो फ्री और फेयर हैं? नहीं, क्योंकि चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अप्रूव करती है कैंडिडेट को, और कैंडिडेट सिर्फ वही वो अप्रूव करता है जो मतलब उसके अपोज ना जाए. वो अपनी ही पार्टी से कोई कैंडिडेट निकाल के देते हैं, तो कभी भी गवर्नमेंट वहाँ की चेंज होती ही नहीं है. देन कमिंग टू मेक्सिको, मेक्सिको बहुत डर्टी ट्रिक्स खेलता है अपने आप को इलेक्शंस में जिताने के लिए. सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी फ्री बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those country in power have a fair chance of losing. Now let's come to the next question, that is, who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? अब कौन से लोगों की बात हो रही है? जब हमने डेफिनेशन सब पढ़ी तब हमें लगा द पीपल आर द कॉमन पीपल, ऑल ऑफ द पीपल. Should this include every citizen on equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? अब ये क्या हर सिटीज़न के पास ये इक्वल राइट होना चाहिए वोट करने का? क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को ये राइट डिनाई कर सकती है? सो दीज आर रियली वैलिड क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू वेयर वी वर, we had done till here free and fair election. Now coming to one person one vote one value. एक पर्सन है, एक वोट होनी चाहिए और एक ही सबकी वैल्यू होनी चाहिए. Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand of universal adult franchise. हटा देते हैं. This principle has now become to be accepted almost all over the world. Yet there are many instances of denial of equal right to vote. Now there are many instances जो deny करती हैं equal right to vote. Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. अब 2015 से पहले सऊदी अरेबिया, that is a you cannot call that a monarch type rule, but उधर रॉयल फैमिली ही वो करती है. Now in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. Estonia has made its citizenship rulers in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to right to vote. अब एस्टोनिया में सिटीजनशिप के रूल्स ऐसे हैं जो रशियन माइनॉरिटी है वहाँ की, उनको बहुत दिक्कत होती है कि वो अपना राइट टू वोट ले सकें. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. मतलब वहीं गई जो इंडिजीनियस मतलब जो वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट हैं वो
फिजी की मोर वैल्यू है बजाय इंडियन फिजी के, मतलब वहाँ के भी वो सिटीज़न हैं पर इंडियन फिजियन है, इसलिए उनकी वोट की वैल्यू कम है। तो वी कैन नॉट कॉल ऑल दिस कि सबकी वैल्यू एक ही है या सबके पास राइट टू वोट है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब डेमोक्रेसी एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए स्टैंड करता है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। कि एक डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीज़न के पास राइट टू वोट होना चाहिए एंड उसकी वैल्यू भी सबके बराबर होनी चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस जो पहले रेज करे गए थे। वी हैड डन थर्ड क्वेश्चन, नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। Finally, what kind of a form of government is democracy? अब फॉर्म क्या है गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की? Can elected rulers do whatever they want to do in a democracy? क्या elected rulers जो भी अपना मन में आए वो कर सकते हैं? कि या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन करनी चाहिए कुछ लिमिट्स के साथ? Is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizens? क्या नेसेसरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि वो अपनी सिटीजन्स का राइट को रिस्पेक्ट करे? नाउ लेट अस कम बैक ओवर हियर। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। नाउ जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ZANU-PF, दी पार्टी दैट लेड दी फ्रीडम स्ट्रगल। अब इसी पार्टी से रूल होती है जिम्बाब्वे जिसने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करी थी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड दी कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। अब उसने रूल करी थी कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU-PF। अब इलेक्शंस तो हर बार होते ही थे अपने स्पैन में, पर हर बार जीतता कौन था? ZANU-PF। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। अब वो पॉपुलर तो थे पर वो अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यूज़ करते थे इलेक्शंस में। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। अब कई सालों में उसकी गवर्नमेंट चेंज हुई, उसकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा और इंक्रीज़ कर दी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब उसकी प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया उसकी गवर्नमेंट ने एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ऑपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको हरास करा जाता था और उनकी मीटिंग्स को भी डिसरप्ट कर दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब जितने भी पब्लिक प्रोटेस्ट थे, चाहे वो नॉन वायलेंट क्यों ना हो, या उनकी मीटिंग्स पीसफुल मीटिंग्स भी डिमॉन्स्ट्रेशंस, उनके पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस को भी इलीगल कर दिया गया था। There was a law that limited the right to criticize the president. अब एक राइट था जो वो था कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ करने का। टेलीविज़न एंड रेडियो भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। अब दिस मास मीडिया, दिस सोशल मीडिया, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वाइटल इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। आपको मेनली जो न्यूज़ आप देखते हो यू वॉच वाया टेलीविज़न और उस टाइम पे वाया रेडियोज़ एंड ऑल। अब जब यही गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो आपको बायस्ड व्यूज़ मिलेंगे। बायस
वो मिलेंगे न्यूज़। सो पब्लिक ओपिनियन उसके अगेंस्ट बन ही नहीं पाएगी, फॉर्म हो ही नहीं पाएगी। There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. अब न्यूज़पेपर्स तो ऐसा कोई राइट नहीं था उनका, बट जो जर्नलिस्ट थे, जो न्यूज़ लिखते थे, उनको हैरेस करा जाता था। The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges. अब जो जजमेंट्स पास करते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसको वो इग्नोर करती थी और जो जजेस जो पास कर रहे हैं उनको हैरास करती थी। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। अब इन्हीं प्रैक्टिस के चलते ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, मतलब उसको अपनी प्रेसिडेंशियलशिप रखनी पड़ी। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। अब हमें ये एग्जाम्पल क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो अप्रूवल ऑफ रूलर्स है वो ज़्यादा नेसेसरी है, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। बट वो सफिशेंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। अब वो पॉपुलर तो था, उसने इंडिपेंडेंस अचीव करा था, बट वो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस भी कर रहा था। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। अब पॉपुलर लीडर्स जो हैं वो ऑटोक्रेट हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, अगर हमें एसेस करनी है डेमोक्रेसी को, तो हमें एक इम्पॉर्टेंट लुक लेना पड़ेगा इलेक्शंस पर। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। अब हमें इलेक्शंस, अब जैसे ही वॉज कंडक्टिंग फेयर इलेक्शंस, बट नॉट आफ्टर एंड बिफोर दैट। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before elections. अब नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ऑपोजिशन का भी वो होना चाहिए कि एक उनको भी वो दिया जाए, पीरियड दिया जाए इलेक्शंस में। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। अब दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हु? द स्टेट, कि वो रिस्पेक्ट करे राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक। अब उनके बिकॉज दे आर फ्री टू थिंक, और वो फिर ओपिनियन भी बनेंगी, और ये ओपिनियन, द राइट टू एक्सप्रेस, द राइट टू स्पीच, वो सबके पास होना चाहिए कि वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर पाए, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्यों ना हो। Everyone should be equal in the eyes of law. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary. अब ये rights कौन, जुडिशरी को ये rights वो करने पड़ेंगे, प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। Whose orders are obeyed by everyone, क्योंकि जुडिशरी has the power that should be obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 5. Similarly, there are some conditions that apply to the way of government is run after the elections. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won the election. अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसने जीत लिया है इलेक्शंस, वो जो मन में आए वो नहीं कर सकती है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसको कुछ रूल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। अब उसको कुछ गारंटी करना पड़ेगा माइनॉरिटीज़ को भी। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। कोई भी मेजर डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता, एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन या डिफरेंट बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी included in that. Every office bearer has certain rights and responsibilities. हर ऑफिस बेरर के पास कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो असाइन करी जाती हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशल्स। अब कोई भी जो डिसीजन लेता है, जो भी डिफरेंट बॉडी या डिफरेंट ऑफिस बेरर, वो अकाउंटेबल होता है किसको? पीपल को भी और अपने इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी।
Now both these aspects give us the fourth and the final feature of democracy. अब fourth and final feature democracy का क्या है कि एक democratic government rule करनी चाहिए एक within limits set by constitutional laws and citizens right, कि वो इन दोनों को disobey ना कर सके, ना ही वो law को disobey कर सके, ना ही वो rights of human citizens को disobey कर सके. Now coming to summary definition. Now first of all before starting this, एक बार फिर से हम लोग खुद की समरी कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या करा. We had done major decisions elected by leaders, जिसमें हमने करा था कि रूलर्स कौन होने चाहिए और जो ऑफिशियल्स कौन से ऑफिशियल्स होने चाहिए जो इलेक्ट करें फॉर एनी गवर्नमेंट टू कॉल अ डेमोक्रेसी. एंड देन उसका मेन पॉइंट क्या था, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. अब कोई भी अब हम इलेक्शंस अगर हेल्ड होते हैं तो वो इलेक्शंस जिसके लिए हेल्ड करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी के पास पावर होनी चाहिए फाइनल डिसीजन मेकिंग की. नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन का फीचर क्या था कि एक डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए जहाँ पे करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, कि जिसकी गवर्नमेंट बन चुकी है वही नहीं हर बार जीतती रहे. मतलब अगर लोग चाह रहे हैं तभी, इफ़ वो लोगों के विशेस के खिलाफ अपना काम कर रही है और अनफेयर इलेक्शंस लड़ रही है तो दैट मस्ट नॉट बी इन अ डेमोक्रेसी. नाउ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. इसमें क्या है कि अगर एक पर्सन है उसके पास राइट होना चाहिए उतना ही जितना वहाँ के सिटीजन्स के पास है वोट करने का. बेसिकली एवरी अडल्ट सिटीजन शुड हैव द राइट टू वोट. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन. मतलब अगर लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल 2015 से पहले इन सऊदी अरेबिया विमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. वॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन. वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन जेंडर. नाउ इस्टोनिया का भी एग्जाम्पल है कि रशियन माइनॉरिटी को वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट द राइट टू वोट. ऐसा नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, बिकॉज एवरी सिटीजन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल. अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक क्या सबसे पॉइंट होना चाहिए कि दैट एवरी वन शुड बी इक्वल बिफोर द आइज ऑफ द लॉ. अब सब इक्वल होने चाहिए फॉर दैट कंट्री. उस कंट्री के सिटीजन्स अगर वो वोट कर रहे हैं तो सबका इक्वल होना चाहिए. अब पहले हमने करा जेंडर पे, अब हमारा आ रहा है माइनॉरिटी या रिलीजन पर. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. देन द थर्ड इज़ द फिजी, जहाँ पे फिर से वी सी ऑन द बेसिस ऑफ रेस पर हम देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरी वन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल राइट टू वोट. So in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. हर वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. Then we did rule of law and respect for rights. इसमें हमने जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखा. सो रूलर्स को ऑटोक्रेट नहीं होना चाहिए. ऑटोक्रेट का मतलब होता है कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर. ऐसा नहीं होना चाहिए. A democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizens' right. अब जो गवर्नमेंट के लिए भी रूल होना चाहिए वो विद इन लॉ रहना चाहिए. नो वन इज़ अबव द लॉ, इवन द हेड ऑफ द कंट्री. सो हर किसी को लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और खुद के सिटीजन्स के राइट को भी. उसने जिम्बाब्वे ने क्या सप्रेस करा था? जिम्बाब्वे सप्रेस्ड राइट टू स्पीच. सबसे बड़ा कि जो
अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसने उनको इलीगल कर दिया कि पब्लिक प्रोटेस्ट और ये सब इलीगल हैं। और जर्नलिस्ट जो अपने व्यूज़ करना चाहते थे उनको भी उसने हैरेस करने लग गया। जजेस उनको भी हैरेस करने लग गया। दैट इज़ एन obstruction to the law. So these all steps must not be taken. No one can be an autocrat. Now we will do summary definition in the next video.